तो देखो बेटा, आज अपन बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी या एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल की। एक्स एक्सिस पे अपने पास एनर्जी और वाई एक्सिस पे लिया अपन ने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो जैसे अपने पास ये एक पहाड़ है और अपने को अपन इस साइड में खड़े हैं, ठीक है, और अपने को इसको क्रॉस करके इस साइड में आना है। ठीक, तो इसको क्रॉस कैसे करोगे? आप इस पे चढ़ के और इसका जो पीक पॉइंट है वहाँ तक पहुँच के फिर इस साइड में आ सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए और ये चाहो कि अपन इस साइड में आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो इस साइड में आ सकते हो? नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ खड़े हो कहीं भी तो आप इस साइड में नहीं आ सकते। लेकिन तो इस साइड में आने के लिए आपको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? इस पीक पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, आपको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? इस पीक पॉइंट तक। ठीक, इस पीक पॉइंट तक पहुँचने के बाद ही आप इस साइड में आ सकते हो। ठीक, तो ये जो आपके पास ये जो पहाड़ है ये क्या हो गया? एक बैरियर हो गया। मतलब इस साइड से इस साइड में आने के लिए ये क्या हो गया अपने पास? बैरियर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने को जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। जैसे यह है अपने पास एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यह एनर्जी किसकी मान ली? रिएक्टेंट की। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यह है अपने पास एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, मतलब अपने पास जो रिएक्टेंट है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की एनर्जी इससे ज़्यादा है, किसी की एनर्जी इससे कम है। तो आपने क्या किया कि एक एवरेज एनर्जी ले ली कि एवरेज रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास रिएक्टेंट। अब इसको कन्वर्ट होना है किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो आपका रिएक्टेंट है एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। एनर्जी बैरियर का मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। अगर उसके पास उतनी एनर्जी है तो ही वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया अपने पास? एनर्जी बैरियर। मतलब इतनी एनर्जी तो मिनिमम होनी ही चाहिए किसके पास? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए किसके लिए? कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट के लिए। तो ये मिनिमम टोटल एनर्जी, ये जीरो से स्टार्ट है, जीरो से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है अपने पास? टोटल एनर्जी। तो ये जो मिनिमम टोटल एनर्जी है इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये तो हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, और ये है अपने पास एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
तो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, ठीक है। एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी तो क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट मींस ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये किसका टोटल हो गया, एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अब अपने पास जो रिएक्शन है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट लिया अपन ने एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो अपना प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या मिलेगी, हाई। ये आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। ये हो गई अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब मान लिया कि ये जो रिएक्शन है आपके पास, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्या है, एंडोथर्मिक, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक, ठीक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये जो आपका P है, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो इतनी एनर्जी तो इसके पास है, अब कितनी एनर्जी चाहिए इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इतनी। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन हुआ कि EF ग्रेटर देन EB। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिलेशन हो गया। डेल्टा H की अगर अपन बात करें तो ये जो आपका थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था अपन ने कि डेल्टा H क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की हो गई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही अपने पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इट मींस डेल्टा H, ओके। फिर सेकेंड रिएक्शन होगी अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, ये तो हो गया E फॉरवर्ड, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई,
ये हो गया ई बैकवर्ड। तो रिलेशन क्या हुआ अपने पास, ई बैकवर्ड ग्रेटर देन ई फॉरवर्ड, ये रिलेशन हो गया। डेल्टा एच की बात करें तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या हो गया अपने पास, डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। ठीक, अब डेफिनेशन की अपन बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन है अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नोट करनी है। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नोट कर ली। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन में माइनर सा डिफरेंस है, केवल एक वर्ड ऐड होगा, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। डेफिनेशन नोट करो, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है वो अपन ने यहां पर देख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते अपन ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट ये ऑर्गेनिक में पढ़ता है अपन। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, उसमें अपन ने लिया ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनमें कोलिजन होती है, और कोलिजन से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कोलिजन हुई, और कोलिजन से क्या हुआ, ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे हाई होगी, तो फिर ये ओल्ड बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो यही अपना मेन पॉइंट था कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी हाई होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी उतना ही हाई होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, हाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है ट्रांजिशन स्टेट में बाय द कोलिजन ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, by the collision of between the reactant molecules, old bond will be
old bond will be break and new bond will be formed. New bond will be formed. This state known as a transition state. तो नीचे नोट करना है आपको, rate of reaction depend on the concentration of transition state. Rate of reaction depend on the concentration of transition state. If energy of transition state is greater than or equal to, if energy of transition state is greater than or equal to activation energy, then it convert into product. ठीक है, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल नोट करना है. ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड लेता अपन एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अगर अपने रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ट्रांजिशन स्टेट लेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में अपन क्या लेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स या ट्रांजिशन स्टेट, तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे कि जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उस मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ठीक, तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या हुआ कि जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी या तो इतनी है या इससे हाई है, वो आपका एक्टिव मॉलिक्यूल्स है. इट मीन्स इनडायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कि जिसकी एनर्जी इसके इक्वल या ग्रेटर देन है, वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में. तो जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो ही अपने पास क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जितने हाई होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा फॉर्म होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, हाई होगी. ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब कोई नंबर्स है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट अगर दिया हुआ है तो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी पर कैसे डिपेंड करेगा, मान लिया कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दूँ, इतनी हो गई, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो गई, हाई. इस कंडीशन में तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इनएक्टिव, क्योंकि इनकी एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, लो है. लेकिन जो ही एक्टिवेशन एनर्जी मैं इतनी करता हूँ तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो गई, हाई, और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक्टिव मॉलिक्यूल्स. ठीक है, करूँगा तो नंबर्स ऑफ होंगे और नंबर्स ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हाई होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाई. तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पर कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया अपना. तो ये इसमें मेन पॉइंट है, एक्टिव मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा और ये इन फैक्टर पर कैसे डिपेंड करेगा. ओके.
अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो अपने पास रिएक्शन है ये रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो जब अपन ने कैटालिस्ट यूज में नहीं लिया तब ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, अब अपन ने कैटालिस्ट यूज में लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई डिक्रीज। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी बची? इतनी। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी डैश। बड़ा कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी डैश। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होते ही ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट की कंडीशन में तो क्या थे? इनएक्टिव। लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आपके एक्टिव। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो गए, इट मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होने की रेट क्या हो गई? इंक्रीज। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? इंक्रीज। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, नोट करना आपको, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट activation energy of the reaction will be decrease. In presence of catalyst, activation energy of the reaction will be decrease, so rate of reaction will be increase. So rate of reaction will be increase. ये आपको नोट कर लिया। फिर ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक, अब अपन आगे बात करें कि ये तो हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया अपने पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? डेल्टा एच। तो देखो एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट की कंडीशन में भी अपने पास डेल्टा एच यही था और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की कंडीशन में भी अपने पास डेल्टा एच वही था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैटालिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो आपको नोट करना है कैटालिस्ट चेंज ओनली rate of reaction but does not affect energy of reactant and product। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब 2-3 इसमें छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी।